तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विहंगम दृष्टि। ओवरव्यू का मतलब विहंगम होता है। तो इस टॉपिक में हम लोग इंडियन इकोनॉमी पे ध्यान देंगे, क्या है, कैसे है, क्यों है, इसके काफ़ी सारे मापदंडों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। As a citizen of India, it is very important for all of you to know about the economy of India. As you also know from history that India became an independent nation on August 15, 1947. Prior to that, the Indian subcontinent was under the British rule for nearly 2 centuries, which is a very long period to sufficiently influence every aspect of the country, such as politics, culture, social system, economy, etc. We will only concentrate on the study of economy of India here. भारत के नागरिक होने के नाते आप सबके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप इतिहास से भी जानते हैं कि भारत 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र राष्ट्र हुआ। इससे पहले भारतीय उपमहाद्वीप लगभग 2 शताब्दियों 200 साल तक अंग्रेजों के शासन में रहा, जो अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं जैसे राजनीति, सभ्यता, सामाजिक रीति, अर्थव्यवस्था आदि को प्रभावित करने के लिए काफी लंबी अवधि है। यहां हम केवल भारत की अर्थव्यवस्था के अध्ययन पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। India inherited the economy from the British, who were ruling this country for their gain. भारत को अर्थव्यवस्था अंग्रेजों से उत्तराधिकार में मिली, जो देश पर अपने लाभ के लिए शासन कर रहे थे। कौन शासन कर रहे थे? अंग्रेज। कहां पर? भारत पर। किस लिए? अपने लाभ के लिए। The British were never interested in the development of India or its citizens. अंग्रेजों को कभी भी भारत और इसके नागरिकों के विकास में कोई रुचि नहीं थी। Their aim was to exploit the resources of India and to take away as much as possible to England. उनका उद्देश्य भारत के संसाधनों का शोषण करना और जितना अधिक संभव हो सके उन्हें इंग्लैंड को ले जाना था। This is the reason why railway lines were laid so that things can be transported to port areas for shipment to England. यही कारण है कि रेलवे लाइनें बिछाई गई जिससे कि वस्तुओं को इंग्लैंड को जहाजों से ले जाने के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। Even if constructions of railways was a positive contribution, it was mostly used to serve British interest. यद्यपि रेलवे का बनाना एक सकारात्मक योगदान था, इसका प्रयोग प्रमुख रूप से अंग्रेजों के हितों के लिए ही किया गया। At the end of the British period, some notable economic features were as follows. अंग्रेजों के शासनकाल के पश्चात कुछ ध्यान देने योग्य आर्थिक विशेषताएं निम्न प्रकार की थीं। फर्स्ट, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हस्तकला उद्योग का पतन। सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, नकदी फसलों का उत्पादन। थर्ड, फेमिन्स एंड फूड शॉर्टेज, अकाल और भोजन की कमी। फोर, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज इन एग्रीकल्चर, कृषि में मध्यस्थों की वृद्धि। लेट अस डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन। आइए अब हम इन सभी बिंदुओं को एक एक करके चर्चा करें। फर्स्ट, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री।
हस्तकला उद्योग का पतन। Before the British came to India, emperors and kings were ruling this land. अंग्रेजों के भारत आने से पहले राजा महाराजा इस देश में राज कर रहे थे। They promoted the interest of local artisans, carpenters, artists, weavers, etc., who were very good at making beautiful paintings, decorating walls, designing textiles and jewelry, tailoring, making furniture, toys, and idols of stone and metals, etc. वे स्थानीय दस्तकारों, बढ़ई कलाकारों, जुलाहों आदि जो सुंदर पेंटिंग बनाने में, दीवारों को सजाने में, कपड़ों के डिजाइन बनाने में, आभूषण बनाने में, दर्जी का काम करने में, फर्नीचर बनाने में, खिलौने बनाने में और पत्थर व धातु की मूर्तियां बनाने आदि में निपुण थे, उनके हितों का ध्यान रखते थे। These people were using their labor and local skills to create these things. A lot of concentration and long time was required to create such things. The king's court in various parts of the country were full of decorative items of various types made of different materials. But when the British came, they defeated the kings and took over their kingdoms. Towns were destroyed, and with this the handicraft industries was also faced closure. ये लोग इन वस्तुओं के बनाने में अपने श्रम और स्थानीय कौशल का प्रयोग करते थे। ऐसी वस्तुओं को बनाने में बहुत अधिक समय और ध्यान के केंद्रीकरण की आवश्यकता थी। राजाओं के दरबार देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों से निर्मित विभिन्न प्रकार की सजावट की वस्तुओं से भरे हुए थे। किंतु जब अंग्रेज आए तो उन्होंने राजाओं को हराया और उनके राज्यों को जीत लिया, नगर बर्बाद कर दिए और इसके साथ ही हस्तकला उद्योगों को समाप्ति का सामना करना पड़ा। Important parts of Indian handicraft were textile handicraft. In the later half 19th century, England was experiencing changes in production technology. Machine was replacing human labor to produce goods. Producing goods at large scale was becoming easier. More factories were coming up. The British could bring their machines made textiles and sell in India at a cheaper price and also in large quantities. The British government also made policies to help the British producers only, so Indian handicraft suffered. भारतीय हस्तकला उद्योग का एक प्रमुख भाग कपड़े का हस्तकला उद्योग था। 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद के भाग में इंग्लैंड में उत्पादन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन अनुभव किया जा रहा था। वस्तुओं के उत्पादन के लिए मानवीय श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया था। वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना आसान हो गया था, क्योंकि अब जो वस्तुएं हैं वो मशीनों द्वारा बनाई जाने लगी थीं और अधिक फैक्ट्रियां आरंभ हो रही थीं। अंग्रेज अपनी मशीनों द्वारा निर्मित कपड़ों को अधिक मात्रा में लाकर भारत में कम कीमतों पर बेच सकते थे। अंग्रेज सरकार ने केवल अंग्रेजी उत्पादकों की सहायता करने के लिए भी नीतियां बनाई थीं। इसलिए भारतीय हस्तकला उद्योग को हानि उठानी पड़ी। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नकदी फसलों का उत्पादन। As said above, England was undergoing change in terms of industrialization, so factories there were in need of raw materials to produce goods. In order to make textile, raw cotton was needed. Similarly, indigo was in high demand to make prints on textiles. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इंग्लैंड में औद्योगिकरण से संबंधित परिवर्तन हो रहा था, इसलिए वहां फैक्ट्रियों में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। कपड़ा बनाने के लिए कपास की आवश्यकता थी।
इसी प्रकार कपड़ों पर छपाई के लिए नील की बहुत अधिक मांग थी। Also, jute, sugarcane, groundnuts were all in great demand in England as they were all needed in factories there. Since these were cultivated in India, the British offered money to poor farmers of India to raise these crops so that they could send them to England. Since these crops are used in factories as raw material to produce goods, they are called cash crops. जूट, गन्ना, मूंगफली की भी इंग्लैंड में बहुत अधिक मांग थी क्योंकि इन सब की वहां फैक्ट्रियों में अति आवश्यकता थी। क्योंकि इन सब की खेती भारत में होती थी, अंग्रेजों ने भारत के गरीब किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए मुद्रा का लालच दिया। मुद्रा का मतलब होता है पैसा, जिससे कि वे उन्हें इंग्लैंड भेज सके। ये फसलें वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती थीं, इसलिए ये नकदी फसलें कहलाती थीं। Attracted by money, Indian farmers grew these cash crops for the British, who supplied them to factories in England. The factory-made goods were sent for sale in the Indian market. Now, the British sold these goods to Indian people and made profit. मुद्रा के लालच में, पैसे के लालच में भारतीय किसान नकदी फसलों का उत्पादन अंग्रेजों के लिए करते थे, जो उन्हें इंग्लैंड में फैक्ट्रियों के लिए पहुंचाते थे। फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजार में बिक्री के लिए भेजा जाता था। अब अंग्रेज इन वस्तुओं को भारत के लोगों को बेचते थे और लाभ कमाते थे। नेक्स्ट, फेमिन्स एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, अकाल और भोजन की कमी। The worst part of British rule in India had been the frequent occurrence of famines. अंग्रेजी शासन का भारत में सबसे बुरा प्रभाव बार बार अकाल पड़ना था। Famine is a situation wherein many people do not get food to eat and die from hunger and diseases. अकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत से लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिलता और वे भूख और बीमारियों के कारण मर जाते हैं। Famine occurred nearly 33 times during whole British period. The most devastating famine was the Bengal famine of 1943, just 4 years before the independence. More than 1.5 million people died at this time due to lack of food. संपूर्ण अंग्रेजी शासन काल में लगभग 33 बार अकाल पड़ा। स्वतंत्रता के केवल 4 वर्ष पहले सन 1943 में सबसे अधिक विनाशकारी अकाल बंगाल का अकाल था। इस बार भोजन की कमी के कारण 15 लाख से भी अधिक लोग मर गए थे। Some reasons for occurrence of famines were as follows. अकाल पड़ने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। First, bad rainfall upsetting food grain production. Since irrigation facilities were not available, agriculture was dependent on rainfall. वर्षा के अभाव के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। कृषि वर्षा पर निर्भर करती थी। Next, British government kept on exporting food grains to its native country, England, and elsewhere, even if there was local need for these things. British government was only interested in earning revenue for itself by exporting food grains to other countries. It also used food grains to feed its soldiers who were fighting wars in different parts of the world. You know that British had not only captured India, but also many other countries of the world. So they were sending foods from India to these countries where their soldiers were fighting to capture territories. अंग्रेज सरकार खाद्यान्नों का निर्यात अपने देश इंग्लैंड तथा दूसरे स्थानों को करती रही, जबकि खाद्यान्नों की अपने देश में भी आवश्यकता थी। अंग्रेज सरकार की खाद्यान्नों का दूसरे देशों को निर्यात कर केवल अपने लिए आय कमाने में रुचि थी। वह खाद्यान्नों का प्रयोग अपने सिपाहियों को भोजन के लिए भी
करती थी, जो विश्व के विभिन्न भागों में युद्ध लड़ रहे थे। आप जानते हो कि अंग्रेजों ने न केवल भारत को बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी अधिकार में ले लिया था। इसलिए वे भारत से उन देशों को खाद्यान्न भेज रहे थे जहां उनके सैनिक भूमि क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे। नेक्स्ट, पुअर पीपल हैड नॉट इनफ मनी टू परचेज फूड ग्रेन्स फ्रॉम द मार्केट। गरीब लोगों के पास बाजार से खाद्यान्न खरीदने के लिए काफी पैसा नहीं था। नेक्स्ट, as said above, Indian farmers were encouraged to produce cash crop on their fields. This led to fall in production of food grains because less area was available for their cultivation. जैसा कि ऊपर कहा गया है कि भारतीय किसानों को अपने खाते में नकदी फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इससे खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आई क्योंकि उनकी खेती करने के लिए कम क्षेत्र उपलब्ध था। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटरमीडियरीज इन एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में कृषि के मध्यस्थ कहते हैं। मध्यस्थ मतलब इंटरमीडियरीज। एग्रीकल्चर वाज मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। More than 70% of the population was dependent on agriculture. So it was the major source of revenue for the government. The British introduced two types of land revenues. अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। 70% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, इसलिए यह सरकार की आय का प्रमुख साधन था। अंग्रेजों ने दो प्रकार का भूमि लगान प्रारंभ किया। फर्स्ट, permanent settlement under which land revenue to be collected was permanently fixed. स्थायी बंदोबस्ती, इसके अंतर्गत भूमि लगान की एकत्र की जाने वाली राशि स्थायी रूप से निश्चित थी। Second, temporary settlement under which land revenue was changed after 25 to 30 years of time. अस्थायी बंदोबस्ती, इसमें 25 से 30 वर्ष की अवधि के पश्चात भूमि का लगान परिवर्तित कर दिया जाता था। In order to collect revenue, the British appointed zamindars in eastern part of India, Mahalwari in western part, and Rayotwari in South India. These persons were called intermediaries because they used to act between British government and common people. लगान एकत्र करने के लिए अंग्रेज सरकार ने भारत की पूर्वी भाग में जमींदार, पश्चिम भाग में महलवारी और दक्षिण भाग में रैतवारी नियुक्त किए। ये लोग मध्यस्थ कहलाते थे क्योंकि ये जनसाधारण और अंग्रेज सरकार के बीच कार्य किया करते थे। Their job was to collect revenue in the form of rent, tax, etc. from the villagers, farmers and other households and submit that revenue with the government. उनका कार्य लगान, कर आदि के रूप में गांव वालों, किसानों तथा अन्य परिवारों से आय एकत्र करना और उस आय को सरकार के पास जमा कराना था। आय का मतलब रेवेन्यू, इनका। Over the years, these people became exploiters of common people as they mercilessly collected revenue without considering their poor status. Similarly, no mercy was shown even during poor harvest due to bad rainfall or floods. कुछ वर्षों में ये लोग जनसाधारण के शोषणकर्ता बन गए क्योंकि वे निर्दयता के साथ उनकी गरीब दशा पर विचार किए बिना लगान वसूल करते थे। इसी प्रकार कम वर्षा अथवा बाढ़ की स्थिति में खराब फसल होने पर भी कोई दया नहीं की जाती थी। Out of the total revenue collected from the villagers, these intermediaries used to keep a part of it before depositing with the British government. Besides collection of land revenue, the British government also depended on them for running the administration. In this way, the Jamindars, Mahalwaris and Rayotwaris became mini rulers in their respective areas. They used to force
to take away belongings of persons who fail to give revenue. This way, these intermediaries became rich and powerful at the cost of common man and with the blessings of British government. गांव वालों से एकत्रित कुल आय में से ये मध्यस्थ एक भाग अंग्रेज सरकार के पास जमा करने से पहले अपने पास रख लेते थे। भूमि का लगान एकत्र करने के अतिरिक्त अंग्रेज सरकार उन पर प्रशासन को चलाने के लिए भी निर्भर रहती थी। इस प्रकार जमींदार, महलवारी और रैतवारी क्रमशः अपने क्षेत्रों में लघु शासक बन गए। जो लोग भूमि का लगान नहीं दे पाते थे वे उन व्यक्तियों की संपत्ति बलपूर्वक ले जाते थे। इस प्रकार ये मध्यस्थ अंग्रेजी सरकार के आशीर्वाद तथा जनसाधारण की लागत पर धनी और शक्तिशाली हो गए। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के शासन का सकारात्मक योगदान। Some positive things did happen during British period. The railways you see today was first introduced by the British government in 1850. Between 1850 to 1855, the first jute mill, the first cotton mill and the first coal mine were established. In the later years, the length of railway lines and the number of the above said mills kept increasing. The British government also established telecommunication, telegraph, post offices in the country. अंग्रेजों के शासन काल के कुछ सकारात्मक कार्य हुए। सकारात्मक होना मतलब पॉजिटिव होना, आपके लिए अच्छा होना। रेलवे जो आज आप देखते हो वह सन 1850 में अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। सन 1850 से सन 1855 के बीच पहला पटसन का कारखाना, पहली कपड़ा मिल और पहली कोयले का खान की स्थापना हुई। पटसन का मतलब होता है जूट। बाद के वर्षों में रेलवे लाइन की लंबाई और ऊपर कए गए कारखानों की संख्या बढ़ती रही। अंग्रेज सरकार ने देश में दूरसंचार सेवा, तार और डाकघरों की भी स्थापना की।